नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं डॉक्टर राकेश शर्मा एक बार पुनः आपको इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे कार्यक्रम की जो थीम है, उस थीम का नाम है हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया। सरकार किसी की भी हो, हर एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, एडमिनिस्ट्रेशन, इन तमाम चीज़ों को बखूबी अंजाम दे और उसके आधार पर आमजन की सुख सुविधाओं का ख्याल रखे। हर बार की तरह इस बार भी एक नवाचार के अंतर्गत राज्य सरकार से द्वारा जो भी संचालित योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में सरकार किस हद तक कामयाब रही है, यदि कोई कमी रही है तो कहाँ रही है, सरकार के बंद कमरों में बैठकर जो योजनाएं बनी, जिन्हें लागू किया गया, उसमें कहाँ खामियां रही, किन लोगों को इग्नोर किया गया, यदि उन्हें साथ लिया गया होता तो ये योजनाएं और बेहतर तरीके से आ सकती थी। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो एक्स पीएमओ राजकीय जिला स्तरीय बीडीएम हॉस्पिटल से जुड़े रहे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रतिराम जी यादव साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन। और दूसरे एक्स पीएमओ जो हमारे साथ मौजूद हैं ये हैं डॉक्टर अश्विनी गोयल, जिन्होंने कोटपुतली के उस 50 बेडेड हॉस्पिटल को जिला स्तरीय हॉस्पिटल में कन्वर्ट होने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। यदि उन सब चीज़ों की मैं चर्चा करूंगा तो संभवतः मेरे ख्याल से कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जो आवाम इस समय मुखातिब है उसे इतना समझ में जरूर आना चाहिए कि हम दो पीएमओज के साथ यदि आज दीपावली से पहले आप लोगों को शुभकामना देते हुए सरकारी योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं तो निसंदेह इसके तथ्यों पे किसी तरह का कोई साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लग सकता, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं अपने निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत जो आज के कार्यक्रम की मूल चीज़ रहेंगी वो यही रहेंगी। मैं आपको एक बार कार्यक्रम की थीम से अवगत करवा दूँ डॉक्टर साहब कि इसमें सबसे पहले ये है कि राजस्थान में हेल्थ इज वेल्थ को लेकर के गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं जारी की गई, जो आज संचालित हैं, वो योजनाएं कौन कौन सी हैं, ये एक विषय रहेगा। दूसरा, इसके बाद में उन योजनाओं से जुड़े रहने के बाद में जैसे भामाशाह योजना है या जो आज की जो चिरंजीवी योजनाएं हैं, इन योजनाओं में क्या अंतर है। तीसरी चीज ये है कि सरकारें बदलती हैं, लेकिन सरकार बदलने के साथ क्या उन योजनाओं को भी बदल जाना चाहिए या कोई अच्छी योजनाएं उन्हें रिपीट नहीं किया जाना चाहिए। विपक्ष के नाम पर क्या योजनाओं का भी एक तरह से विरोध होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो है राइट टू हेल्थ। ये जो राइट टू हेल्थ वाला जो प्रोजेक्ट सामने आया है, जो एक लॉ कहें जिसे भी, इससे क्या कुछ परेशानियां पब्लिक के सामने आ सकती हैं या किस तरह से आमजन के हित में ये चीज़ें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर आर यादव साहब से जानना चाहूँगा कि आप बताएं कि इस समय राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की जनता के लिए कौन सी योजनाएं लागू हैं। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में आपका और मेरे साथी डॉक्टर अश्विनी जी गोयल का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एवं समस्त दर्शकों को इस दीपावली के अवसर पर जो गोष्ठी का आयोजन किया गया है उसकी बधाई देता हूं, दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सदैव अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में विचार करते हैं और कैसे स्वास्थ्य बेहतर किया जाए, कैसे नागरिकों को अनेक तरह की बीमारियों से बचाया जाए, इस थीम को या इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं बनाई जाती हैं। हमारे राज्य राजस्थान की जहाँ तक बात है, अनेक योजनाएं इस प्रदेश के निवासियों को स्वस्थ रखने के लिए जो राज्य सरकार संचालित कर रही है, उनमें से मुख्यतया मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। कांग्रेस सरकार जब 2018 में आई थी, तब उन्होंने पूर्व सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिसमें जो योजना भामाशाह बीमा योजना के नाम से, BSBY योजना के नाम से जो चल रही थी, उसी का नाम बदलकर उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया। दूसरा, जो केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 और 2019 में जो आयुष्मान भारत योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी, उसको सभी राज्य सरकारों को लागू करना था। हमारे इस राज्य में
कांग्रेस सरकार ने उस आयुष्मान भारत योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राजस्थान आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का नाम दिया है। उसका समस्त बजट केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है और राज्य सरकारें उसका प्रभावी क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। यानी केंद्र सरकार की योजना का नाम लंबा करके उसे लागू किया गया, केवल मॉनिटरिंग राज्य सरकार की है, बिल्कुल प्रबंधन सारा का सारा वहीं से है, सारा बजट वहाँ से आता है, प्लानिंग वहाँ से आती है। उस प्लानिंग और उन जो गाइडलाइंस जो निश्चित की जाती हैं उनके अनुरूप प्रत्येक राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो इन योजनाओं को लागू करें। इसके साथ अनेक कल्याणकारी योजनाएं नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने शुरू की हैं। जैसे 2013 में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, 2013 में ही जो है मुख्यमंत्री दवा योजना MNDY, ये योजनाएं शुरू की गई थी जिसमें समस्त रोगी, सभी सरकारी हॉस्पिटल में आने वाले समस्त रोगियों को इन योजनाओं के तहत उनकी जांच निःशुल्क करवाई जाती है और उनमें समय के साथ साथ कुछ और जो एडवांस जांचें हैं जो काफ़ी खर्चीली होती हैं, बाहर जिनका शुल्क जो है वहन करना आम रोगी के बस की बात नहीं है, उनको धीरे धीरे इसमें ऐड किया गया है। और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये इस बात का उल्लेख करें तो जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना MNJY है, उसमें लगभग सभी तरह की जांचें निःशुल्क समस्त सरकारी चिकित्सालयों में संचालित हो रही हैं। यहाँ तक कि जो बहुत ही स्पेसिफाइड जांचें हैं जैसे कैट स्कैन है, MRI है और अनेक तरह के और जो ब्लड केमिस्ट्री खून की जांचें हैं जैसे विटामिन B12 है या और कोई मिनरल्स वगैरह का एस्टिमेशन है जैसे आयरन है, मैग्नीशियम वगैरह है, कैल्शियम है, ये सभी जांचें निःशुल्क हो रही हैं MNJY योजना के तहत। MNDY योजना में भी पहले एक निश्चित दवाइयों की सूची के साथ में शुरू किया गया था जिसमें कुछ सामान्य दवाइयाँ चिकित्सालय में आने वाले प्रत्येक रोगी को उसकी आर्थिक स्थिति को बिना ध्यान में रखे हुए, चाहे वो BPL परिवार से संबंधित रखता हो, चाहे वो NFS ये जो अपने खाद्य सुरक्षा योजना का कार्ड धारक हो, या कोई APL मतलब चाहे वो रिच मतलब किसी भी क्लास का हो, उन सभी को जो है वो दवाइयाँ फ्री मिलती थी। धीरे धीरे इस योजना में भी MNDY में भी और जो काफ़ी जो प्रीशियस या जो कॉस्टली जो मेडिसिन थी उनको ऐड किया गया है और वर्तमान में सभी लगभग सभी दवाइयाँ हैं, जहाँ तक कि कैंसर की दवाइयाँ हैं, हार्ट की दवाइयाँ हैं और हार्ट के ऑपरेशंस वगैरह हैं, ये सभी जो है ना निःशुल्क समस्त सरकारी चिकित्सालयों में ये सेवाएं उपलब्ध हैं। साथ में जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसमें निजी चिकित्सालय को भी रजिस्टर्ड किया गया है और ये सुविधा आम जनता को दी गई है कि वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, वो प्राइवेट हॉस्पिटल चाहे हमारे प्रथम श्रेणी के हों, चाहे B श्रेणी के हों, चाहे C श्रेणी के हों, समस्त चिकित्सालय जिनको इस योजना से संबद्ध किया गया है, अटैच किया गया है, उनमें भी वही सुविधाएं जो है जो सरकारी हॉस्पिटल्स में मिलती है, वहाँ भी इलाज कैशलेस मतलब बिना एक शुल्क एक पाई दिए हुए वहाँ भी कैशलेस इलाज की सुविधाएं दी गई हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है ये अभियान है और एक बहुत बड़ा परिवर्तन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे प्रदेशवासियों को मिल रहा है। ये समस्त जो है राज्य सरकार जो पिछले 5-10 साल से आ रही है, सभी ने इस बात पे बहुत ही फोकस रखा है। माना जाता है कि सरकारें जब भी कोई आती हैं वो अपनी योजनाएं लेकर आती हैं और योजनाएं लागू करने के साथ साथ वो अपने वोट बैंक का ख्याल भी पूरे रखती हैं। किस तरह से वो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं, उन्हें लुभा सकती हैं,
ताकि वो आगामी चुनाव के अंतर्गत जब पब्लिक के बीच में जाएं तो अपने उस रीति नीति को इस तरह से भुनाने का प्रयास करें कि लोगों को लगे कि हाँ, केवल मात्र एक ही सरकार थी जिसने हमारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि ये पहला मौका है जबकि 10 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा कर देना कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता था। आम व्यक्ति के लिए इतना बड़ा पैकेज एक बहुत बड़ी उपलब्धि में शामिल होना चाहिए। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन इतना बड़ा इनिशिएटिव लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं उसमें जोड़ दी गई हैं, एक बड़ा अमाउंट इसके अंतर्गत है, लेकिन जो भामाशाह योजना उस समय भाजपा सरकार के अंतर्गत थी वो आज चिरंजीवी योजना में कन्वर्ट तो हुई, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि उसके से बहुत सारे पार्ट्स को अलग कर दिया गया है। मतलब उस योजना में जो पैकेज मिले शामिल थे वो आज चिरंजीवी योजना में शामिल नहीं है। एक ऑपरेशन के दौरान क्या क्या चीजें उसमें और हो सकती हैं, उसके लिए वो आदमी इधर उधर भटकता है, वो रेफर होता है और अल्टीमेटली कई बार वो कैजुअलिटी का शिकार भी होता है कि चूंकि उसके पास वो पैसा नहीं होता, वो निःशुल्क के नाम पे आ जाता है और हॉस्पिटल उसके लिए बाध्य नहीं है कि वो बची हुई पार्ट को भी पूरा करे। इसे आप किस नजरिए से देखेंगे? इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है, कई जो नियम जो गवर्नमेंट ने डाले हैं, जैसे पीडियाट्रिक सर्जरी है तो आप जिला अस्पताल में कहीं भी पीडियाट्रिक सर्जन नहीं मिल सकता। जैसे किसी बच्चे का हर्निया का ऑपरेशन होना है, अब उसमें चिरंजीवी में दिया हुआ है कि इसको पीडियाट्रिक सर्जन ही ऑपरेट करेगा और जनरल सर्जन नहीं कर सकता। अगर उसके पास हॉस्पिटल के पास पीडियाट्रिक सर्जन नहीं तो उसको डील नहीं करेगा, उसको जयपुर जाना पड़ेगा, उसको योजना का लाभ नहीं मिलता। जैसे हिस्टेक्टमी है, बच्चेदानी के कोई गांठ है या खराबी है तो गवर्नमेंट ने उसको इस योजना से बाहर कर दिया। जो भी बच्चेदानी के ऑपरेशन होंगे वो चिरंजीवी या भामाशाह में नहीं होते। उसके लिए आदमी को जयपुर या तो गवर्नमेंट में जाओ या फिर प्राइवेट करवाओ, जबकि पहले वाली योजना में शामिल था। डिलीवरी का भी है तो वो उसमें शामिल नहीं है, सीजरियन हो रहा है तो भी इसमें शामिल नहीं है। तो ये जो चीजें हैं जो रूटीन में ज्यादा काम आ रही हैं, डिलीवरी है होनी है, सीजरियन है होनी है, तो ये चीजें भी इसमें इन्वॉल्व होती तो पब्लिक को ज्यादा फायदा मिलता। चुनाव के नजदीक आते आते कुछ योजनाएं ऐसी भी लॉन्च कर दी जाती हैं जो या तो हम वापस से आएंगे तो हमारी योजनाएं फली फूलेगी और नहीं आएगी तो अगली पार्टी के लिए वो नुकसानदेह हो जाता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सारी चीजों का अपना एक अलग महत्व माना गया है। क्या योजनाओं को बंद कर देना चाहिए या उन योजनाओं में आनंद फानन में पूरे बदलाव कर देने चाहिए, जिस पर अपनी पहले चर्चा हो भी चुकी है? आप इन सारी चीजों को कैसे नक्शल में देखिए, जो भी गवर्नमेंट योजना बनाती है वो एक्सपर्ट उसमें बैठते हैं, बाकायदा सारा विश्लेषण होता है कि किस योजना का अपन को क्या लाभ मिलेगा, किस लेवल पे किस आदमी को इसका लाभ मिलेगा। हर गवर्नमेंट अपनी तरफ से अच्छा ही बना के चलती है और जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उसमें कुछ काट छाट करती है। बाकी मैं ये मानता हूँ जो अच्छी चीज बनी है उसको चाहे दूसरी गवर्नमेंट आए उसको भी उसको मानना चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना चली, ये बहुत अच्छी योजना है, लोगों को, गरीब लोगों को दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं। अभी सरकार ने इसमें करीबन बहुत पहले जो दवाइयाँ करीबन 800 या 900 थी 1500 के लगभग कर दी, लेकिन इस समय समस्या क्या आ रही है, मैं अभी पिछले टाइम पीएमओ था जब ये सब योजना लागू करी थी और दवाइयाँ बढ़ा दी गई, लेकिन जो दवाइयाँ जो बढ़ाई उसके बाद में उनकी जो मेंटेन करने की थी वो उनसे नहीं हो पाई। भी आप पहले ऑर्डर देते कंपनियों को, वो दवाइयाँ आती, उसके बाद आप उसका ऑर्डर देते कि अब ये दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं जी। अब गवर्नमेंट ने उन दवाइयों के लिए कर दिया सब फ्री दो, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, बहुत परेशानी, बड़ी खामी हो गई दवाओं की अनुपलब्धता थी। आपने लिस्ट दे दी कि 1500 दवाई हम फ्री दे रहे हैं और दवाइयाँ वहाँ पे 500 600 700 हैं, तो जो मरीज आ रहा है डॉक्टर से लड़ता है ये दवाइयाँ हमें लिखी हुई है फ्री दो। और यदि वो बाहर लेता है तो अल्टीमेटली ये होता है कि हॉस्पिटल की दवाइयाँ बाहर से क्यों ली जा रही है। दूसरा क्या है, जैसे अभी आपने सिटी स्कैन फ्री कर दी, एमआरआई फ्री कर दी, जो चीज यहाँ उपलब्धि नहीं है, अब उस सिटी स्कैन के लिए करवाने के लिए मरीज है तो जयपुर जाए, जो 1000 रुपए की वहाँ जांच होगी उसके लिए 1500 2000 3000 गाड़ी का किराया लगाएगा। तो जब तक ये चीजें सभी जगह पूर्ण रूप से तैयार नहीं होती तो योजनाएं लागू करने में परेशानियां होती। आपने देखा कि कितनी महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा हो रही है कि योजना लॉन्च कर दी गई है, दवाएं फ्री घोषणा कर दी गई हैं, डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देता है, लेकिन पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट है जो परेशान है, जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो डॉक्टर के पास गया है, योग्य डॉक्टर है, उसका इलाज सही है, लेकिन उसे दवाएं नहीं मिल रही है। अब वो तो मेंटली प्रिपेयर भी नहीं है और घर से तैयार होकर भी नहीं आया, उस स्थिति में वो व्यक्ति दवा का इंतजाम कैसे करेगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इस सुविधा के साथ साथ एक बहुत बड़ी असुविधा के कारण बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप दीपावली से पूर्व स्टूडियो में पधारे हैं, आप दोनों को ही दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं करें।
मैं डॉक्टर आर यादव, पूर्व पीएमओ, राजकीय बीडीएम चिकित्सालय कोटपुतली, इस क्षेत्र की समस्त जनता को, समस्त नागरिकों को इस दीपावली उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान आपकी ज़िंदगी में प्रकाश ही प्रकाश लाए और सारे अंधकारों को दूर करें। थैंक यू। मैं अपने क्षेत्र की नागरिकों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं इनका भविष्य दीपावली के दीपों की तरह चमकता रहे, सब स्वस्थ रहें और किसी को कोई परेशानी न हो। कि हेल्थ इज वेल्थ की बात को जिस तरह से डॉक्टर्स ने आज यहाँ पर रखा है, जो लोग इस पूरी योजना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी के उज्जवल एवं मंगलमय भविष्य की कामना के साथ डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक जी गुप्ता, डायरेक्टर संतोष नर्सिंग होम। डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बनाकर रख छोड़ी हैं जो कि व्यक्ति की पॉकेट पर भार को कम करते हुए उसे स्वस्थ रखने के लिए एक तरह से चिरंजीवी होने का वरदान साबित हो रही हैं। मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा कि राज्य सरकार की अभी ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो कि सरकारी जिम्मेदारी का एहसास कराती हैं और पेशेंट हो या अटेंडेंट दोनों के लिए ही फायदेमंद साबित हो रही हैं। फायदेमंद साबित क्या हो रही हैं? जो ये योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, ये योजनाएं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज़बरदस्ती थोपने की या लादने की योजनाएं हैं। इनको गवर्नमेंट को सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि बिना डॉक्टर्स की सहमति के, प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स की सहमति के गवर्नमेंट ज़बरदस्ती उनके ऊपर ही योजनाएं लागू करती है। कौन कौन सी योजनाएं हैं? जैसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है, हमारा योजना है, तो उसी को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम दे दिया है जी, योजना वही है जी। अच्छा, दूसरा एक है RGES, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज में जो हैं व्यक्ति या जो रिटायर्ड हैं जी उनके लिए। तीसरा है जो मिलिट्री वगैरह से रिटायर्ड ECH योजनाएं हैं। चौथी है ESI की योजना है जी। ये योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स के ऊपर जबरदस्ती थोप दिया है, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जी। वो केवल अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए और बिना प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स की सहमति लिए, बिना उनको मीटिंग बुलाए हुए, बिना उनसे सलाह लिए हुई योजनाएं को जबरदस्त थोप दिया गया है। और उससे जो जनता है, आम जनता, उसमें गलत धारणा पैदा हो गई है कि सब इलाज फ्री में होगा आपका जी। कि अब जैसे 10 लाख रुपए की योजना राजस्थान में कर दी, 10 लाख रुपए की है। आपके पास कोई पेशेंट आया है, वो एक बीमारी लेकर के आएगा, उसका पैकेज उन्होंने, उसका ट्रीटमेंट में उसकी कॉस्ट वैसे तो यदि करो प्रॉपर तरीके से तो 40,000 रुपये लगेगी जी, और गवर्नमेंट ने उसकी रेट कर दी है 10,000 रुपये। और मरीज ये सोचता है कि मैं तो 10 लाख रुपए का बीमा है, वो तो 10 लाख रुपए का उसी एक बीमारी के लिए इलाज करता है। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आया है, यदि हम बात हमारे मीडिया के हिसाब से करें, बीमारी छोटी है, पैकेज बन नहीं रहा है, तो कुछ बेवजह बीमारियां क्रिएट भी कर दी जाती हैं ताकि एक अच्छा खासा बिल बन सके। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं होता। बीमारी छोटी है तो उसमें आप बड़ा बिल कैसे कर पाएंगे? उसमें आपको पेमेंट ही नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से, क्योंकि पेमेंट फिक्स है वहाँ पर, जो उसकी लिस्ट बनी हुई है कि इस बीमारी का इतना पैकेज है, इतने में इस बीमारी का इतना पैकेज है। एक तरफ आपने बताया कि सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो अपने पॉलिटिकल हितों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, और सरकारें जब बदल जाती हैं तो योजनाएं भी बदल जाती हैं। इसमें सच्चाई ये है कि पहले जो भामाशाह योजना थी, वो जो कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो पेमेंट करेगी या कर रही थी जी, जो इंश्योरेंस कंपनी, वो कंपनी फेल थी। उसने कईयों को पेमेंट, बहुत से को पेमेंट, करोड़ करोड़ रुपए का पेमेंट बकाया चल रहा है अभी भी, और अभी भी पेमेंट नहीं हुआ है उसका, प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल का। और किसी भी कंपनी ने ऑफर नहीं किया। वही कंपनी को इसी चिरंजीवी योजना में गवर्नमेंट ने ऑफर दिया है, तो वो कंपनी नॉन पेमेंट कर मतलब सक्सेसफुल नहीं है पेमेंट करने में। और अभी भी क्या है कि आज के पेपर में भी, पत्रिका में आया है जी, आज के पेपर में भी आया है कि जो गवर्नमेंट RGGS की जो है, जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, उनको क्या है कि 2-2 महीने से पेमेंट नहीं किया गया है। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में जो आज कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनको क्या है कि मेडिकल स्टोर वालों ने जो RGGS से
बाउंडेड हैं उन्होंने उनको मेडिसिन देना बंद कर दिया है। आपने देखा सरकार ने योजना बनाई और योजना से जुड़े हुए तमाम वो लोग जो दिन रात मेहनत करके हेल्थ इज वेल्थ या कहें कि पहला सिर्फ निरोगी काया जो राज्य सरकार का एक स्लोगन है उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब टाइम पे उन्हें देने को तनख्वाह नहीं होती तो न केवल वो सरकार की नीतियों को पॉजिटिव तरीके से समाज में ले जाते हैं बल्कि वो उस योजना से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। तो और इन योजनाओं को भी बिना प्राइवेट सेक्टर की सलाह मशूरे के कहीं उनके बीच में कोई चर्चा किए बिना उसे एक तरह से थोप देने वाली जो बात होती है वो बात अभी आपने सुनी कि डॉक्टर अशोक गुप्ता जो बता रही हैं। ऐसे में एक और कदम आगे चलकर के राज्य सरकार ने राइट टू हेल्थ नाम की एक और योजना लॉन्च कर दी है या कहीं के रूलिंग उन्होंने जारी कर दी है। क्या है वो राइट टू हेल्थ? डॉक्टर राइट टू हेल्थ के अंतर्गत क्या कुछ सामने आएगा? उसी गवर्नमेंट की ये है कि जो भी इमरजेंसी पेशेंट आपके पास आ रहा है उसको आप फ्री में ट्रीटमेंट करें। उसके पेमेंट के बारे में कोई किसी तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं कि पेमेंट कौन देगा, कहाँ से पेमेंट आएगा, और पेशेंट उस समय यदि रेफर हो जाता है तो उसका पेमेंट कौन करेगा, या पेशेंट उसी ड्यूरेशन में एक्सपायर हो गया उसका पेमेंट कौन करेगा। इस बारे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं, मंत्री हैं, मतलब उन्होंने भी इस बारे में कहा कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि मेरा मरीज मरे, और वो कोई भी डॉक्टर भगवान नहीं होता, वो सबको बचा भी नहीं सकता। तो इसके कारण से क्या होगा, ये जो हेल्थ योजना लागू की है इसमें कोई भी पेशेंट सीरियस आएगा डॉक्टर के पास, उसके पेमेंट की कोई गारंटी नहीं है किसकी भी, सरकार की या कहाँ से आएगा, तो कोई भी डॉक्टर उसको पहली बात तो एंटरटेन नहीं करेगा, और यदि करेगा तो फर्स्ट इंजेक्शन कोई या थोड़ा सपोर्ट करके उसको रेफर कर देगा मरने के लिए, रास्ते में पेशेंट एक्सपायर हो सकता है। कोई भी डॉक्टर क्यों करेगा फ्री में ट्रीटमेंट? क्योंकि राज्य सरकार है वो प्राइवेट सेक्टर को न तो जमीन प्रोवाइड करती है हॉस्पिटल बनाने के लिए, न स्टाफ की सैलरी देती है, न उसके और एक्सपेंडिचर करती है। तो ये प्राइवेट योजनाएं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर क्यों लादती है? उनको नहीं लादना चाहिए, जबरदस्ती उनके ऊपर थोपने वाली कहानी है। और उनकी जो पैकेज रेट है जी, जो पैकेज रेट है वो इतना कम है कि उसमें काफी कुछ ऑपरेशन वगैरह के ऊपर या जो भी ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर कर ही नहीं पाता, तो उसको ये आते देखता है कि भाई तुम्हारा पैकेज कम है, वो उसको पेशेंट को रेफर कर देता है। तो पेशेंट एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे में हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज में जयपुर जाता है, और उसका जितना खर्चे में ट्रीटमेंट होना चाहिए उससे ज्यादा खर्चा तो वैसे ही हो जाता है जी। इसके अलावा अब जो योजना लागू की है भामाशाह योजना के अलावा चिरंजीवी योजना, उसमें कंपनी ने या सरकार ने बाउंडेशन डॉक्टर को बाउंड कर दिया है। पहले ऐसी बाउंडेशन नहीं थी कि एक सर्जन एक जगह सेंटर पे काम कर सकता है, एक फिजिशियन एक सेंटर पे काम कर सकता है, एक यूरोलॉजिस्ट 3 जगह काम कर सकता है। अब यूरोलॉजिस्ट क्या है कि उनकी संख्या कम है, जो यूरोलॉजी की सर्जरी है वो एंडोस्कोपिक सर्जरी हो गई है, और यूरोलॉजिस्ट कम होने की वजह से राज्य सरकार के पास नहीं है, तो वो बाउंडेशन होने से कई सेंटर हैं जहाँ पर यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है। हमारा सेंटर भी है, हमारे पास पहले व्यवस्था है, हम यूरोलॉजी की सर्जरी पहले बुक करवाते थे, और अब क्या यूरोलॉजिस्ट नहीं मिलता कम संख्या होने से, क्योंकि उन्होंने बाउंड कर दिया कि एक यूरोलॉजिस्ट 3 जगह सेंटर में चिरंजीवी में काम कर सकता है। क्या है कि जैसे फायर सर्टिफिकेट जारी करते हैं, सबसे पहले फायर सर्टिफिकेट जारी करते हैं। फायर सर्टिफिकेट फायर के लिए हमारे पास सुविधाएं हैं, लेकिन वो जारी नहीं करेंगे क्यों कि आप अर्बन डेवलपमेंट टैक्स जमा कराइए, वो जमा कराने के बाद में हर सर्टिफिकेट लेने के लिए भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि आपको डेली उससे जूझना पड़ता है। फायर का सर्टिफिकेट लेने के बाद में आपको सीईए सर्टिफिकेट लेना होगा, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट लो, उसमें आगे जाओ तो वहाँ भ्रष्टाचार है। उसके बाद में पोल्यूशन सर्टिफिकेट लो, वहाँ भ्रष्टाचार है। एनएबीएच प्राइवेट सेक्टर है, एनएबीएच है एग्रीगेटेड, तो आपका 10% नहीं कटेगा, अदरवाइज आपका 10 या 15% वो कट जाएगा। ये प्राइवेट और इसके अलावा भी कई तरह के सर्टिफिकेट हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर लागू नहीं है जी। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एक डॉक्टर कहीं पर डॉक्टर नहीं है, कहीं पर डॉक्टर नहीं है, वहाँ भी ये सुविधा मतलब इसकी फैसिलिटी भी आप चिरंजीवी में काम कर सकते हो। और ये चिरंजीवी योजना आने के बाद में गवर्नमेंट सेक्टर में करीब सर्जिकल वर्क जो पेरीफेरी में हॉस्पिटल हैं वहाँ पर करीब सर्जरी होना बंद हो गया, वो करना नहीं चाहते, क्यों करेंगे? उनको कोई एडवांटेज नहीं है जी। व्हाई दे विल एक्सपेंड देयर एक्स्ट्रा टाइम।
आपने देखा सरकार की योजना है और सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, पेशेंट को रेफर कर देते हैं या कि उनकी आवश्यकता नहीं रह गई है क्योंकि ना तो उनका पे का कोई पैकेज कटेगा और ना ही उन्हें कोई अतिरिक्त लाभ होने वाला है। दूसरी तरफ ये जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो सरकार के नुमाइंदे बैठ करके वहां पर डिपार्टमेंट विशेष के लोगों के साथ निश्चित रूप से चर्चा करते होंगे, तभी जाकर योजना विधानसभा के जरिए उसे पास करके और उसे सरकार के द्वारा आमजन के लिए लागू किया जाता है। लेकिन जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि स्वयं डॉक्टर जितेंद्र जी जो कि स्वयं एक डॉक्टर भी हैं और वो सरकार के अंतर्गत शामिल हैं, उन्होंने ये बात विधानसभा में उठाई है कि डॉक्टर भगवान नहीं हो सकता, वो प्रयास जरूर कर सकता है, वो कोई गारंटी नहीं दे सकता पेशेंट के लिए कि वो पेशेंट को अमरता का वरदान दे सकता है, या ऐसा कभी नहीं होता है कि कभी किसी हॉस्पिटल में कोई कैजुअलिटी नहीं होती है और जानबूझकर कभी कोई चिकित्सक नहीं चाहता कि उसके पेशेंट को किसी कैजुअलिटी से होकर गुजरना पड़े। बावजूद उसके सरकारी योजनाओं में कितनी खामियां हो सकती हैं उसका आपने अभी एक स्पष्ट नजारा आपको देखने को मिला कि डॉक्टर साहब ने बताया कि भ्रष्टाचार किस कदर व्याप्त है। सरकार योजना बनाने तक ही अपने आप को सीमित क्यों करती है, उस योजना से जुड़े हुए आसपास के भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास क्यों नहीं करती? क्या सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि योजना से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के ऊपर भी मॉनिटरिंग करवाए, उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए, आम व्यक्ति को वो सारी चीजें समझाई जाएं? केवल भामाशाह योजना को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम देकर 10 लाख की एक बड़ी राशि को हाईलाइट कर यदि पॉलिटिकल लाभ लेने का प्रयास किया जाता है तो उस पॉलिटिकल लाभ के अंतर्गत धरती का भगवान कहलाने वाला वो एमबीबीएस योग्य क्वालिफाइड चिकित्सक यदि परेशान है, वो राइट टू हेल्थ के अंतर्गत फ्री निःशुल्क इलाज करने के दौरान अपने आप को इनकंफर्टेबल फील करता है, वो ना चाहते हुए अपने पेशेंट को रेफर करने के लिए मजबूर है क्योंकि पैकेज का पैसा उतना नहीं रह गया है जितना कि उसे मिलना चाहिए, तो आखिर इन सब चीजों के ऊपर भी विचार करना होगा। और इन सब चीजों की जानकारी के लिए ही इंदौरिया टाइम्स ने ये मुहिम चालू की है, इस थीम को उन्होंने डेवलप किया है कि आखिर सरकारी योजनाओं के ऊपर वो तमाम लोग जो कि सरकार की गवर्निंग बॉडी को कहीं साइड से सपोर्ट कर रहे होते हैं उनकी भी राय ली जानी चाहिए। क्या कोविड महामारी से अकेले गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा निपट पाना संभव था? यदि प्राइवेट सेक्टर ने साथ नहीं दिया होता, आम आदमी ने उसमें सहयोग नहीं किया होता, तो मुझे नहीं लगता कि हम कोविड के उस परसेंटेज को जो कि सबसे कम माना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड, हम उसके ऊपर किसी तरह का अंकुश लगा सकते थे। हमें इसे समझना होगा। यहाँ पर एक सवाल ये करना चाहूंगा कि सरकारें हर 5 साल के बाद बदल जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, मतदाताओं को लुभाने के लिए बहुत सारे प्रयास होते हैं, बजट में भी उन चीजों को शामिल किया जाता है कई बार जिससे कि मतदाता को प्रभावित करने के साथ साथ गुमराह किया जा सके। मैं दोनों शब्दों को बड़े वजन के साथ लेता हूं, लेकिन सरकार बदल जाने के बाद योजनाओं को बदल देना कितना उचित है या उन्हें बंद कर देना कितना उचित है? भामाशाह को बंद करके चिरंजीवी बनाया या कुछ योजनाओं को बंद कर दिया जाता है। सरकार अपनी चीजों को रखती है, केंद्र की योजनाएं वो प्रदेश में लागू नहीं हो सकती, प्रदेश ने जो अच्छे काम किए उसे केंद्र एक्सेप्ट नहीं करता। ओवरऑल भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, हम भारत की पूरे की एक नागरिकता हम लोगों के पास है, फिर योजनाओं के जरिए आम आदमी मरने को विवश क्यों है? सरकार अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए काम करती है। सरकार को कुर्सी चाहिए, हर पार्टी चाहती है कि मेरी सरकार रहे, चाहे पब्लिक मरे, चाहे डॉक्टर मरे, चाहे कोई भी मरे, उससे वो कोई मतलब नहीं रखता। मेन चीज यही है। और ये योजनाएं जो मेडिकल डिपार्टमेंट के ऊपर थोपी जाती है, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, ये बिल्कुल अनुचित है। इसके अंदर कभी भी कोई योजना लागू करनी चाहिए, तभी लागू करनी चाहिए जब उनको कंसर्न एसोसिएशन के मेंबर्स को 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार मीटिंग में जब बातचीत हो जाए, पैकेज के ऊपर सहमति हो जाए, तब जाकर के उस योजना को लागू करना चाहिए। उस लागू होने के बाद भी हर मंथली 2 या 2 महीने में डॉक्टर्स के व्यूज लेते रहना चाहिए। डॉक्टर्स की मीटिंग में बिल्कुल हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ सेक्रेटरी तक उसमें मौजूद रहें और करीब करीब जो पेरिफेरी के डॉक्टर्स हैं, उनकी एसोसिएशन है, उनकी महीने या 2 महीने मीटिंग में उनको कॉल करके हर स्पेशलिटी का ये प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर सर्जिकल स्पेशलिटी में जी, मेडिकल में नहीं आती। मेडिकल में आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट को रेफर कर दोगे। सर्जरी में आपके पास पेशेंट आया, आपके पास पैकेज है, उसी में काम करेंगे और काम करके फिर मान लीजिए पेशेंट को रेफर करना पड़ा तो वो आपका पैसा अटक गया, आपको पैसा नहीं आता, आपके तो खर्चे लग जाते हैं जो लग जाते हैं। मतलब पैसा है तो कम है और वो कम पैसा भी कई बार समय पे नहीं मिलता है, तो उससे आदमी बजट ढो करके और पेशेंट को रेफर कर देता है। और हर महीने या 2 महीने में डॉक्टर्स की मीटिंग लेनी चाहिए, डॉक्टर्स को बुलाना चाहिए हर स्पेशलिटी को कि आपको इन योजनाओं से क्या परेशानी है, आप अपने विचार बताइए।
उनसे पैकेज के बारे में पूछना चाहिए। योजना लागू करने में कोई आप हमारे से कोई गलती हो गई है, क्योंकि मंत्री हो या सेक्रेटरी हो, भगवान तो वो भी नहीं होते। वो एसी में बैठ करके और योजनाएं बना देते हैं और डॉक्टर्स के बारे में मालूम नहीं होता। प्राइवेट डॉक्टर्स को वो किसी तरह की कोई फैसिलिटीज नहीं देते, न कोई उनको ऐड देते हैं, न उनकी सैलरी देते हैं और जबरदस्ती अपने मनमर्जी से योजनाएं लागू कर देते हैं। किसी ऑपरेशन की रेट 50,000 रुपये होनी चाहिए, उसकी 10,000 15,000 रुपये रेट कर देंगे, तो प्राइवेट सेक्टर कैसे ऑपरेट करेगा उसको? बावजूद उसके कई बार पेशेंट ना चाहते हुए भी डॉक्टर अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करता है। जैसा कि अभी अपन ने चर्चा की, कोई चिकित्सक नहीं चाहता कि उसके पेशेंट को किसी कैजुअलिटी से गुजरना पड़े। फिर भी यदि ऐसा कुछ होता है तो वहाँ जो परेशानियां सामने आती हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उसे आप किस नजरिए से देखेंगे? वो गलत है। आप में कोई कैजुअलिटी होगी तो पॉलिटिशियन और समाज के लोग हॉस्पिटल के सामने उस डेड बॉडी को डाल करके और हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि उसको आप दो मुआवजा देने के लिए 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए किसी भी, और ज़्यादातर हर हॉस्पिटल के सामने और हर डिस्ट्रिक्ट में समझिए या तहसील हेडक्वार्टर समझिए कि करीब हर हॉस्पिटल इससे परेशान है। तो ये बहुत ही गलत है। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने लाल चौक में इसीलिए सुसाइड किया क्योंकि वो इस जो ये घटना होती है उसके पेशेंट को ले गए थे और वापस दोबारा से पॉलिटिशियन ला करके उसके सामने हॉस्पिटल ला दिया, दबाव दिया, तो मानसिक दबाव सहन नहीं कर पाई और वो सुसाइड करके मर। लेकिन डॉक्टर अर्चना शर्मा के बाद एक अवेयरनेस तो आई है और अवेयरनेस के बाद जो एसओपी जारी हुई है, जिसका यदि मजबूती से पालन किया जाए तो मैं समझता हूं कि काफी अंकुश उसके ऊपर लग सकता है। क्या है आखिर ये, इसके बारे में? उसके बावजूद भी लोग बाग ला करके और डेड बॉडी को सम्मान नहीं करते, सड़क पर डाल देते हैं। आज भी हो रहा है ये जी, आज भी हो रहा है। जबकि कानूनी उनको किसी भी व्यक्ति को क्या है कि कानूनी लीगल कार्रवाई करनी चाहिए। आपका पेशेंट एक्सपायर हो गया, आप कुछ भी पुलिस केस एफआईआर दर्ज कराइए, पोस्टमार्टम कराइए, कोर्ट में केस कीजिए, जो भी आगे कार्रवाई हो। सारे रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट वाले केवल प्राइवेट पर लाते हैं। वहाँ कोई कई जगह डॉक्टर्स ही नहीं है, वहाँ सारे आप कुछ भी ऑपरेशन भी कर सकते हैं, नसबंदी भी कर सकते हैं दूरबीन से, है ना, और वहाँ पर कोई मतलब उनके ऊपर फाउंडेशन नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट के रूल्स गवर्नमेंट सेक्टर पर और प्राइवेट सेक्टर पर वो अलग अलग हैं। आपने देखा कि पीड़ा इतनी है कि उसे किसी भी तरह से शॉर्ट आउट किया जाना इतना आसान नहीं है। और यदि बात की जाए चाहे वो फायर का सर्टिफिकेट हो या फिर कोई इमरजेंसी, वो तमाम चीजें गवर्नमेंट की योजनाएं गवर्नमेंट सेक्टर पर लागू नहीं होती। सभी को दीपावली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, आपने स्टूडियो को समय दिया, आप आए और विभिन्न मुद्दों पे आपने बड़ी बेबाकी के साथ जो आवाम को एक अवेयर करने का प्रयास किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये जो राइट टू हेल्थ वाला जो प्रोजेक्ट आया है, इसका जो सीधा जवाब है, अन्य डॉक्टर से भी जब मैंने मुलाकात की, अन्य हॉस्पिटल डायरेक्टर से जब हम मिले, तो उन्होंने ये माना कि पेशेंट और अटेंडेंट दोनों मेंटली प्रिपेयर होकर के किसी भी हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं कि हमें कोई पैसा वहां नहीं देना है और जाते ही हमारे को उपचार लेना ही लेना है। अब ऐसी स्थिति में जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उसके लिए कोई सुविधाएं नहीं है, कोई योजनाओं में प्रावधान नहीं है, तो पहली बात तो वो क्यों उसे अटेंड करेगा? अपनी इमरजेंसी छोड़कर उस व्यक्ति को कैसे करेगा? तब तक तो रिसेप्शन काउंटर के ऊपर हंगामा खड़ा हो जाएगा। अब यदि वो उसे रेफर करता है तो वो कहेगा लिख के देने वाली स्थिति में शायद मेरे ख्याल से संभावना ही नहीं है। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कि क्या इसमें अमेंडमेंट हो सकता था? इसे लाने से पहले क्या आप योग्य क्वालिफाइड जो चिकित्सक लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं, वो लोग वरिष्ठ जो चिकित्सक हैं, क्या उनकी राय ली जानी चाहिए? राकेश जी, राइट टू हेल्थ जो ये बिल जो ला रहे हैं और आम नागरिक को जो ये अधिकार देने का वो कर रहे हैं, ये थोड़ा जल्दबाजी में लाया हुआ है। इस पे विस्तृत विवेचना होनी चाहिए थी। विषय विशेषज्ञों से जो है इसके संदर्भ में राय ली जानी थी कि भाई इसको सफल संचालन के लिए कैसे क्या क्या प्रावधान या इसका क्या संविधान बनाया जाए। अब इसमें जैसे ये बिल जो है, अभी जो मानसून सत्र हमारे विधानसभा का हुआ था उसमें बिल पेश किया गया, जिसमें विपक्षी विधायकों के साथ साथ बहुत सारे जो चिकित्सक संगठन हैं, जैसे IMA है, राजस्थान के और अनेक संगठन हैं, उन सभी ने अपना विरोध दर्ज करवाया। और यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी उस चीज़ पे उसके जो डॉक्टर जितेंद्र ने तो बाकायदा मुद्दा उठाया है। इन्होंने जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन उसका बनाया जाए या उसकी जो ड्राफ्टिंग थी
उसमें बहुत सारे बिंदुओं पे सत्ता पक्ष के विधायकों को भी आपत्ति थी और इसीलिए वो बिल जो है विधानसभा में पारित नहीं हुआ और वो स्टैंडिंग कमेटी के पास फर्दर विवेचना के लिए भेज दिया गया है। राइट टू हेल्थ जो बिल है या जो ये योजना या जो ये विचार जो किया गया है बहुत अच्छी योजना है, योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इसका सफल क्रियान्वयन हो, आम पब्लिक को इसका लाभ मिले और आम पब्लिक अपने आप को एक इस तरह से महसूस करे कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरे राज्य में मुझे अगर मैं बीमार होता हूँ तो मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे कोई सुविधा के रूप में हो। तो इस तरह की एक भावना, एक पॉजिटिव ऊर्जा का उसमें जो एक संचार होगा और इस भावना के साथ वो जब निवास करेगा तो निश्चित रूप से वो एक बहुत ही जो है खुशनुमा माहौल और एक अच्छे पॉजिटिव सोच के साथ उसकी मानसिकता रहेगी। तो इस तरह के ये बिल जो लाए गए हैं, जो राइट टू हेल्थ बिल लाया गया है, इसके बारे में विस्तार से विवेचना होना आवश्यक है। अब उसमें हॉस्पिटल्स जो हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जैसे उनके भी प्रतिनिधि होने चाहिए, हमारे जो चिकित्सक संगठन हैं उनके पदाधिकारी भी उसमें जो है सम्मिलित होने चाहिए उस विवेचना में, और हमारे विषय विशेषज्ञ बहुत ही जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं उनके विचार भी लिए जाने चाहिए और उन पर बहुत ही गहराई से विचार विमर्श करते हुए एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाए और फाइनल ड्राफ्ट के बाद भी उसमें ये देखा जाए कि कहीं कोई आने वाले समय में सेवाएं लेने वाले को या सेवाएं देने वाले को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होगी और उसमें कुछ इस तरह का प्रावधान जोड़ा जाए कि कमिंग फ्यूचर्स, मतलब समय के साथ साथ इसमें बदलाव जो भी है अमेंडमेंट वो होता रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए अपने जीएसटी ये आए थे उसमें बहुत सारे जो है बहुत ही गलत क्लोज वो थे, धीरे धीरे उनमें अमेंडमेंट हुआ, इस तरह की एक समिति बनाई गई और एक बहुत ही मतलब सफल उसका ड्राफ्ट और बहुत ही सटीक उसका जो है संविधान बने, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो ये इस तरह के बिल जो है अभी जैसे वर्तमान बिल में जो प्रावधान दिए गए थे कि आप राइट टू हेल्थ के तहत किसी भी नागरिक को जो आपके अस्पताल में आ रहा है, सरकारी हॉस्पिटल में आए या प्राइवेट हॉस्पिटल में आए, आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है, आपको पता है इंदौरिया जी कि देखो कोई भी योजना हो या कोई भी संस्थान के संचालन के लिए पैसे की तो आवश्यकता होती है। बिल्कुल। आज अपन ये देखें कि सरकारी हॉस्पिटल में संस्थान है, इस हॉस्पिटल के संचालन के लिए राज्य सरकार कितने पैसे पर मंथ खर्च कर रही है और कितने लोगों को हम सेवाएं दे पा रहे हैं। उसी रेशियो में ये देखें कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको सुविधाएं मेंटेन रखने के लिए, उस संस्थान के रख रखाव के लिए, सारे स्टाफ और उसमें उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है उनके रख रखाव के लिए कितना खर्च होने वाला है और ये सेवाएं अगर वो देंगे तो कैसे अपने आप को मेंटेन रखेंगे। और अगर इन सब चीज़ों की विवेचना करके और उसको गहराई से बहुत ही मंथन करके अगर ये देखा जाए कि भाई ठीक है ये सेवाएं देंगे तो इनका इतना जो है आर्थिक रूप से पैकेज दिया जाए, तो वो जो है ना एक लंबी अवधि तक वो योजना जो है सफल संचालन हो पाएगा। अन्यथा अगर मान लो आप उसमें इस तरह का प्रावधान कर दो कि भाई आप रिफ्यूज तो नहीं कर सकते, लेकिन आप जो सेवाएं दे रहे हो उस मरीज को जरूरत है, जैसे उसको मान लो उसको इमरजेंसी को प्राइमरी एड भी हमने दिया या उसका ट्रीटमेंट किया, उस पर खर्च हो गए उसके 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये सर्वाइव कैसे करेगा? उसको रिफंड तो होना आवश्यक है ना राज्य सरकार से, इस तरह का कोई प्रावधान तो करे, जबकि ऐसा प्रावधान नहीं है। प्रावधान नहीं है। और अगर मान लो वो 1 या 2 मरीज के लिए चैरिटी कर भी दे तो वो एक रूटीन जो है सेवाओं में नहीं आ सकता। कहाँ तक आप अगर पैसे नहीं लोगे तो आप कहाँ तक उस संस्था को चला पाओगे? तो इस तरह का एक प्रावधान करना चाहिए। ये भी राज्य सरकार और हमारे जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी फले फूले, उनमें भी जो काम करने वाले हैं उनको सम्मानजनक जो है वेतन मिले और वहाँ आने वाले मरीज को एक जो है उच्च स्तर की बहुत ही क्वालिफाइड सेवाएं वहाँ मिले, इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। राइट टू हेल्थ बढ़िया चीज है, हर आदमी को अपने स्वास्थ्य के लिए अधिकार है, उसको स्वास्थ्य के लिए चीजें मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें कई चीजें ऐसी हैं जैसे पेशेंट इमरजेंसी में हॉस्पिटल में चला गया, अब उसमें दिया हुआ है उसका आप पैसा नहीं लोगे, उसका पूरा इलाज करोगे और उसके लिए उसका रियम्बर्स का कोई प्रावधान नहीं किया है।
तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है आज काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले वो कहाँ से भुगते हैं? अगर वो मान लो उसको रिएम्बर्स नहीं हो रहा तो उसको टरकाने की सोचेंगे। नहीं, लेकिन क्या वो रेफर कर सकते हैं? नहीं, रेफर तो कर देंगे, कोई इसी के रेफर करेंगे भी हमारे पास सुविधा नहीं है। अगर उसको रिएम्बर्स का प्रोविजन इसमें हो तो वो आदमी उसको अच्छी तरह से डील करेगा। जब वो अपने नुकसान होता दिखेगा तो उसको भेजने की सोचेगा, रेफर करने की सोचेगा। डॉक्टर साहब, राइट टू हेल्थ के अंतर्गत क्या कुछ सामने आएगा? उसी गवर्नमेंट की ये है कि जो भी इमरजेंसी पेशेंट आपके पास आ रहा है उसको आप फ्री में ट्रीटमेंट करें। उसके पेमेंट के बारे में कोई किसी तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं कि पेमेंट कौन देगा, कहाँ से पेमेंट आएगा, और पेशेंट उस समय यदि रेफर हो जाता है तो उसका पेमेंट कौन करेगा, या पेशेंट उसी ड्यूरेशन में एक्सपायर हो गया उसका पेमेंट कौन करेगा। इस बारे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं, मंत्री हैं, मतलब उन्होंने भी इस बारे में कहा कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि मेरा मरीज मरे, और वो कोई भी डॉक्टर भगवान नहीं होता, वो सबको बचा भी नहीं सकता। तो इसके कारण से क्या होगा, ये जो हेल्थ योजना लागू की है इसमें कोई भी पेशेंट सीरियस आएगा डॉक्टर के पास, उसके पेमेंट की कोई गारंटी नहीं है किसकी भी, सरकार की या कहाँ से आएगा, तो कोई भी डॉक्टर उसको पहली बात तो एंटरटेन नहीं करेगा, और यदि करेगा तो फर्स्ट इंजेक्शन कोई या थोड़ा सपोर्ट करके उसको रेफर कर देगा। इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो में दो वरिष्ठ चिकित्सक एक्स-पीएमओ जिला स्तरीय हॉस्पिटल हमारे बीच में मौजूद हैं, डॉक्टर आर यादव और डॉक्टर अश्विनी गोयल। आप दोनों के माध्यम से हम पब्लिक को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकारें चाहे किसी की रही हों, लेकिन जब भी योजना बने उसमें इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए, जो डॉक्टर साहब ने बात रखी है बहुत ही मूल बात है, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि जिसे योजना का लाभ मिलना है या जो योजना का लाभ देना चाहते हैं, यानी दोनों ही पक्षों को एक समान तरीके से सामने रखते हुए योजना को बनाया जाना चाहिए। उसकी मॉनिटरिंग करते वक्त किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, जबकि राइट टू हेल्थ के अंतर्गत इस बात का ख्याल नहीं रखा गया है। ये बहुत ही सामान्य सी बात है, इतनी बड़ी छूट आखिर इतनी बड़ी योजना से के लिए कैसे हो सकती है कि जब किसी व्यक्ति को हम रिफ्यूज नहीं कर सकते, उसको मेंटेन करने के दौरान जो भी राशि खर्च हुई है वो राशि रिफंड तो होनी ही चाहिए। जैसे कि यदि अतिक्रमण अभियान आप हटाना चाहते हैं, आपने को लगता है कि किसी चीज को हमने तोड़ा है और उसका मुआवजा बनता है, तो मुआवजा तो उसे मिलना ही चाहिए। यदि वो नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली न केवल हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रह जाएगा, बल्कि रेफर किया गया या इग्नोर की गई स्थिति के अंतर्गत किसी भी बड़ी कैजुअलिटी के लिए भी व्यक्ति को तैयार रहना होता है।